नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर यानी राज्यपाल का लेक्चर सेकंड, जो कि एसएससी एग्जाम्स, रेलवे, स्टेट पीसीएस और सभी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और भी मजबूत हो जाएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। गवर्नर के पावर, फंक्शंस और उनको आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 161 तक कवर किया था। आज हमें देखनी है जो हमारे गवर्नर हैं उनकी पावर्स के बारे में डिस्कस करना है। द पावर ऑफ द गवर्नर यानी राज्यपाल की जो शक्तियां होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देखें जिसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है कि राज्यपाल के पास कितनी पावर होती हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर यानी उसकी कार्यपालक शक्तियां देखेंगे, लेजिस्लेटिव यानी कि विधायी, ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेशीय, फाइनेंशियल यानी वित्तीय, जुडिशियल न्यायिक और डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि उसकी स्वविवेकी शक्ति। तो इन 6 भागों में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे गवर्नर की पावर्स को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यपालक शक्तियाँ यानी एग्जीक्यूटिव पावर। देखिए, इसका मेंशन सबसे पहले आप देखेंगे जो हमारा आर्टिकल 154 का क्लॉज 1 है, अनुच्छेद 154 का उपखंड 1 है, वो कहता है कि जो राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियाँ होंगी, यानी राज्य की यानी स्टेट की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो राज्यपाल में निहित होंगी। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। है ना, जो आर्टिकल 154 क्लॉज 1 है कहता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड ही शैल एक्सरसाइज इट ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 53। जैसे मैं आपको यहीं पे बताऊं, जो हमारा आर्टिकल 53 है, 53 को यही पावर प्रेसिडेंट के पास है। यानी हम वहां पे पढ़ते हैं कि जो राष्ट्रपति है वह संघ की समस्त कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करेगा अपना और अपने अधीनस्थों के माध्यम से। मीन्स अगर हम 53 में देखेंगे तो यही काम कौन करता है, हमारा राष्ट्रपति। और 154 में यही काम कौन कर रहा है, हमारा राज्यपाल। तो ये कार्यपालिका से संबंधित इसका पहला पावर हुआ। सेकंड आप देखेंगे आर्टिकल 164 का क्लॉज 1, ये कहता है कि जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है यानी गवर्नमेंट अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। एंड ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स। और जो राज्यपाल है वो राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मीन्स अगर आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इसमें 3 की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं देखिएगा। फर्स्ट की पॉइंट है इसमें कि जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, गवर्नर अपॉइंट्स द सीएम। फिर अगला पॉइंट है की पॉइंट एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी जो मुख्यमंत्री है उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर। और लास्ट है ओथ एंड ओथ और अफर्मेशन दिलाता है ये, मतलब कि शपथ जो है वो भी दिलाता है किसको, मुख्यमंत्री को भी और अन्य मंत्रियों को। तो बेसिकली इसी में अपॉइंटमेंट की बात है और ओथ की बात है। तो ये 164 हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा उच्च अधिकारी यानी जितने भी हमारे हाई ऑफिशियल्स होते हैं स्टेट में, जैसे कि एडवोकेट जनरल राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जो हमारा राज्य लोक सेवा आयोग के उसके अध्यक्ष और सदस्य। जैसे हर स्टेट में अपना अपना पीसीएस होता है, जैसे मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी होता है, यूपीपीसीएस होता है, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उनके मेंबर्स और जो उसके चेयरमैन होते हैं उनके उनकी नियुक्ति करता है ये। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसका। इसके अलावा विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज, उनको अपॉइंट करता है। इसके अलावा जब हमारा प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति उस समय किससे परामर्श लेता है, आपके स्टेट के गवर्नर से। तो उस समय ये परामर्श देता है, ठीक है ना। अ, इसके अलावा याद रखेंगे जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, यह राष्ट्रपति के पास है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके जो मेंबर, उसके जो चेयरमैन है, इनको अपॉइंट तो करता है कौन, गवर्नर। ठीक, कौन करता है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल। लेकिन उनको रिमूव हटा नहीं सकता वो, रिमूव करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का है। ये याद रखेंगे आप। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनकी अपॉइंटमेंट उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो हमारा जवाब होगा प्रेसिडेंट। ऐसे ही हाई कोर्ट हैं, उनके जजेस की भी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट करता है किसके एडवाइस पर, किससे सलाह लेके, गवर्नर से सलाह लेके। तो ये
इसके हमने देखे कि किन किन ऑफिसर्स को वो अपॉइंट करता है। इसके अलावा वो कुछ नॉमिनेटेड मेंबर को भी अपॉइंट करता था। यदि किसी भी राज्य में विधानमंडल है जो वहाँ का वो द्विसदनीय है, यानी अगर लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, तो वहाँ विधान परिषद जो होती है उसके कुल सदस्य संख्या का 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। यानी इफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज बाइकैमरल, देन 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। ठीक। और जैसे मैंने बताया था कि जो क्योंकि यहाँ पर जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कंपेयर किया जाता है उसका किससे, राज्यसभा से। तो मैंने बताया था कि राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 12 मेंबर को क्या करते हैं, नॉमिनेटेड करते हैं 4 फील्ड से। ठीक। उसी प्रकार से लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी टोटल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का नंबर है सदस्यों का, उसका 1/6 जो है वो गवर्नर अपॉइंट कर नॉमिनेट करता है। और नॉमिनेट करने का जो क्षेत्र है वो क्या क्या है, लिटरेचर यानी कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। इन 4 क्षेत्रों से वो क्या करता है, उनको नॉमिनेटेड करता है। ठीक। नेक्स्ट, ये थी इसकी एग्जीक्यूटिव पावर। तो हमने पहली पावर फिनिश की, जो कौन सी है, एग्जीक्यूटिव पावर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी लेजिस्लेटिव यानी कि विधायी शक्तियां। तो देखिए, विधायी शक्तियों में बेसिकली हम विधानमंडल से संबंधित ही बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें आर्टिकल जो आता है वो है 168। 168 कहता है कि जो राज्यपाल है वो राज्य विधायिका का प्रमुख अंग है, यानी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे कि आर्टिकल 79 जो है वो क्या कहता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, उसी प्रकार से राज्यपाल राज्य विधायिका का प्रमुख अंग है। दूसरा 174, इसके तहत जो है वो राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों के समय समय पर अधिवेशन यानी कि सेशन बुला सकता है और उसका सत्राभिषेक कर सकता है। ध्यान रखना, जब वह सत्र आहूत करता है तो कहा जाता है कि अगर 2 बैठक हो रही हैं, उनमें 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। यानी प्रथम बैठक और दूसरी बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। विदिन 6 मंथ कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। ये 74 में ही मेंशन किया गया है। अगला है 175 आर्टिकल, क्या कहता है कि जो राज्यपाल है वो विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्यों में विधानमंडल के किसी सदन में या एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण, बेसिकली यहाँ पर वो बात कर रहा है गवर्नर की स्पीच की। तो हम 175 में किसकी बात करते हैं, अभिभाषण की। ठीक है। और आर्टिकल 175 द गवर्नर में एड्रेस, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, वो एड्रेस कर सकता है। इसके अलावा विधानमंडल में जो लंबित यानी पेंडिंग विधेयक है उनके संबंध में किसी अन्य विषय पर विचार के लिए सदन या सदनों को संदेश भेज सकता है। नेक्स्ट है 176। 176 के तहत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, यानी यहाँ पे याद रखना है प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र जो आरंभ होता है उसमें उसका होता है विशेष अभिभाषण। तो देखिए यहाँ पर था अभिभाषण, मतलब यहाँ पर ओनली क्या था, एड्रेस। लेकिन 176 में क्या है, विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस है। केवल आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, स्पेशल एड्रेस। तो स्पेशल एड्रेस 176 में है और नॉर्मल जो एड्रेस है वो 175 में है। ठीक। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक तभी कानून बनता है जब राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति दे दे, नॉर्मल पॉइंट है। और ध्यान रखना, धन विधेयक को छोड़कर अगर हम मनी बिल को छोड़ दें तो शेष सभी विधेयक पर राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। धन विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, इसके इतर कोई विधेयक है तो उस पर देने के लिए बाध्य नहीं है। तो लेजिस्लेचर बिकम लॉ ओनली आफ्टर द गवर्नर गिव्स असेंट। दूसरा, एक्सेप्ट फॉर मनी बिल द गवर्नर इज नॉट बाउंड टू गिव इमीडिएट अप्रूवल टू अदर बिल्स। विधायी शक्तियों में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ विधेयकों को वो राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए रिजर्व रख सकता है। तो द गवर्नर मे विदहोल्ड अ बिल पास्ड बाय लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रोक सकता है। इसके अलावा अ, जो विधेयक है वो उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाला हो तो उसे राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए अवश्य आरक्षित करेगा। अब ध्यान रखना, अन्य विधेयकों तो भाई स्वविवेकानुसार आरक्षित कर सकता है। तो ये बताया नहीं गया कि किन किन बिल को वो अपने विवेक पर आरक्षित करके रख सकता है, कोई मेंशन नहीं है ऐसा संविधान में। बस हमें याद रखना है कि कुछ बिल होते हैं जिनको वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करके रख सकता है। क्लियर है। तो ये थी इसकी विधायी शक्ति। तो दूसरा हमारा हुआ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव पावर। अब हम ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे। ऑर्डिनेंस पावर क्या है देखिएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। सबसे पहले इसका आप आर्टिकल याद रखेंगे 213 213 में है, क्योंकि 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है प्रेसिडेंट की और 213 में है राज्यपाल को। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग तब करता है जब उस राज्य की विधानसभा अगर एक सदनीय हो,
और बहुसदनी हो तो जब कोई एक सदन विधानसभा या विधान परिषद सत्र में ना हो। कहने का मतलब है कि या तो विधानसभा सेशन में ना हो, और अगर कहीं बाई कैमरल है तो वहां पर विधान परिषद या विधानसभा में से कोई एक सदन जो है वो सत्र में ना हो। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और वो राज्य सूची और संबंधित सूची के विषयों पर भी जारी करता है। मतलब अगर हम कहेंगे कि राज्यपाल किन विषयों पर अ, अपनी अध्यादेश जारी कर सकता है, तो वो स्टेट लिस्ट हो सकता है या कंकरेंट लिस्ट के विषय पर जारी कर सकता है। कुछ विषयों के संबंधित भय राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है उसके लिए। देखिए, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का महत्व व प्रभाव वही होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि, यानी एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर हैज द सेम इंपॉर्टेंस एंड इफेक्ट एज लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब जब हमारा गवर्नर जो है वो अगर अध्यादेश जारी कर रहा है, तो उसका महत्व वही होगा जैसे कि किसी विधानमंडल ने वह विधि या जो अध्यादेश है वो जारी किया हो। दूसरा, जारी अध्यादेश राज्य विधानमंडल के समक्ष या विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है। अध्यादेश को स्थायी स्वरूप प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि राज्य विधानमंडल अधिवेशन जारी होने के 6 सप्ताह के अंदर विधि बनाकर उसको स्वीकार कर ले, अन्यथा 6 सप्ताह की अवधि के पश्चात वह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। मतलब जब उसने ऑर्डिनेंस जारी किया है, उसके बाद इसको कहाँ रखा जाएगा, सदन में रखा जाएगा, और 6 सप्ताह के अंदर उसको विधि बनाकर एक्सेप्ट करना होगा, अदरवाइज ये अपने आप क्या हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, ये उसके पास पावर है। तो इसकी ऑर्डिनेंस पावर है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों में सबसे हम पहले बात करते हैं आर्टिकल 202 की, अनुच्छेद 202। आर्टिकल 202, इसके क्लॉज 1 क्लॉज 2 है, क्लॉज 3 ऐसे हम देखेंगे। तो पहला कहता है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, एवरी फाइनेंशियल ईयर में, वो क्या रखेगा, सदन के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहने का मतलब है बजट। तो बजट को सदन के समक्ष रखवाने का काम किसका है, गवर्नर का। इसके अलावा वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुमानों में पृथक रूप से निम्नलिखित, अब ये इसमें बताया गया कि बजट में क्या क्या शामिल होता है। तो बताया कि जो कंसोलिडेटेड फंड है उस पर भारित व्यय इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा संचित निधि से किए जाने वाले व्यय क्या क्या बताते हैं, तो संचित निधि पर भारित व्यय बताए गए हैं, संचित निधि से किए जाने वाले व्यय हैं। इसके अलावा संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन से होंगे, तो बताएं जैसे राज्यपाल के जो वेतन भत्ते होते हैं वो संचित निधि पर भारित होते हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं, विधान परिषद के सभापति उपसभापति हैं, जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हैं। इसके अलावा ऋण कोई, इसके अलावा ब्याज, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, संचित निधि पर भारित होती हैं। ये क्लॉज 3 में बताया गया है। आगे देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते भी आते हैं उसमें। इसके अलावा संविधान द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा इस प्रकार प्रभारित घोषित कोई अन्य व्यय, यानी कोई संविधान ने बताया हो या कोई राज्य विधानमंडल द्वारा कोई और इस पे व्यय डिक्लेयर किया गया हो, तो वो भी संचित निधि पर भारित होगा। तो ये सारी बातें बताई गई हैं कि कंसोलिडेटेड फंड में क्या क्या होता है। नेक्स्ट, सेकंड है कि राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। तो जो मनी बिल है वो किसकी परमिशन से रखा जाएगा, गवर्नर की। इसके अलावा वह वित्त आयोग एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक से रिपोर्ट मांग सकता है, और राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष बाद पंचायतों नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। तो ये सारी उसकी फाइनेंशियल पावर है, एक बार इनको देख लीजिएगा। इसके बाद आती है इसकी जुडिशियल पावर, तो न्यायिक शक्तियां। इसका उल्लेख अपन 161 में देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि वो जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा उस पर विधि विरुद्ध किए गए अपराध के लिए दोष सिद्ध या दंड देने का अधिकार होगा। वही 5 प्रकार की क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण, जो हम प्रेसिडेंट में पढ़ते हैं। तो प्रेसिडेंट में इनको डिटेल से पढ़ा है, सेम वही पावर है, बस जो उनमें अंतर है वो हम देख लेते हैं। अंतर यह है कि वह राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों को राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। मतलब द गवर्नर हैज पावर टू ग्रांट पार्डन of offense committed against the law relating in the subjects of the state list और concurrent list, इन्हीं दोनों से। सेकंड कहता है कि जो राज्यपाल उसको मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन राज्यपाल इसे स्थगित कर सकता है, ठीक है ना। ही डज नॉट हैव द पावर टू पार्डन अ डेथ ऑफ सेंटेंस, बट ही कैन सस्पेंड। दूसरा, इसके अलावा जो सैन्य न्यायालय हैं उनके द्वारा दंडादेशों को क्षमा करने का भी अधिकार नहीं है। जो आपके यहाँ पे देखेंगे, द गवर्नर डज नॉट हैव द पावर टू पार्डन एन ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट द लॉ रिलेटिंग द सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट और एनी सेंटेंस गिवन बाय मिलिट्री कोड। तो अगर आप संघ सूची की बात करते हैं और सैन्य न्यायालय की बात करते हैं, अगर इससे किसी को दंडित किया गया तो उसको भी क्षमा करने का अधिकार गवर्नर के पास नहीं है, ये प्रेसिडेंट के पास होता है। तो ये दोनों की शक्तियों में अंतर हो जाता है। और जो आर्टिकल 192 है कहता है कि राज्यपाल जो है वो निर्वाचन आयोग की सलाह से
विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय करता है। और राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ये उसकी राष्ट्रपति जो है उस समय राज्यपाल से परामर्श लेता है, जैसे कि हमने अभी आगे देखा था। और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और प्रोन्नति संबंधी विषयों पर जो है वह राज्य उच्च न्यायालय से परामर्श करता है। तो ये उसकी कुछ न्यायिक शक्तियों के संबंध में पावर्स हैं गवर्नर की। अब लास्ट इसकी जो पावर है वो है डिस्क्रिशनरी पावर, यानी कि विवेकाधीन शक्तियां। देखिए 163(1) कहता है कि राज्यपाल को कुछ विवेक शक्तियां प्राप्त हैं जिनका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद से परामर्श के बिना करता है। मतलब सर्टेन डिस्क्रिशनरी पावर विच कैन एक्सरसाइज विदाउट द कंसल्टिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सामान्यतः तो वह वही काम करेगा जो कि मंत्रिपरिषद करेगी, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना करता है। जैसे इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट डिस्क्रिशनरी पावर और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष में क्या क्या करता है, आर्टिकल 200 का उपयोग करके वो विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास रिजर्व रख सकता है। इसके अलावा विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार के लिए वो पुनर्विचार के लिए रख सकता है, यानी रिकंसिडरेशन के लिए सेंड कर सकता है। आर्टिकल 356 का प्रयोग करके वह संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है। ठीक है, रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट रूल्स इन द स्टेट अंडर आर्टिकल 356 ऑन द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। और 213 के तहत वो अध्यादेश राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख सकता है। तो इसकी कुछ डायरेक्ट डिस्क्रिशनरी पावर है। और लास्ट इनडायरेक्ट डिस्क्रिशनरी पावर और देख लेते हैं, जिसमें अगर किसी भी दल को बहुमत ना प्राप्त हो, ठीक, तो और गठबंधन दल या बहुमत दल का नेता ना चुने जाने की स्थिति में वो मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ये उसकी अप्रत्यक्ष है। अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन केस ऑफ नॉट गेटिंग अ क्लियर मेजोरिटी और इन केस द लीडर ऑफ द को अलाइन पार्टी और द मेजोरिटी पार्टी इज नॉट इलेक्टेड। इसके अलावा यदि राज्यपाल को यह प्रतीत हो जाए कि विधानसभा में जो सरकार उसको बहुमत नहीं है, या मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने अथवा त्यागपत्र देने के लिए वो कह सकता है। ठीक है, इफ द गवर्नर फील्स द गवर्नमेंट हैज नॉट लॉस्ट द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इट्स मेजोरिटी इन द असेंबली एंड ही कैन आस्क द चीफ मिनिस्टर टू प्रूव हिज मेजोरिटी और अदरवाइज रिजाइन। ठीक, इसके अलावा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जो अविश्वास प्रस्ताव है, वो अगर विधानसभा द्वारा पारित कर दिया जाए तो मंत्रिपरिषद और त्याग ना दे, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद को डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है। इसके अलावा बेसिस परिस्थितियों में वह स्वविवेक से विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है और मुख्यमंत्री सहित किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के आरोपों के आधार पर मुकदमा दायर करने का आदेश दे सकता है। तो इसकी कुछ इनडायरेक्ट डिस्क्रिशनरी पावर थी। तो इस प्रकार से हमारा जो गवर्नर का टॉपिक है वो फिनिश होता है। अब हम इसको कुछ एमसीक्यूज को कवर करते हैं। ये मैंने अभी अंतर बताया आपको, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमतान के बारे में पढ़ लेना। एक तो सेना वाला मत बताया और दूसरा मृत्युदंड की सजा। ये दोनों शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त नहीं है और ये किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। चलिए चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उसके द्वारा सीधे या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाएगा। द एग्जीक्यूटिव पावर of the state shall be vested in governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him accordance with which article of the constitution of India। ये आरावारी भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमने अभी देखा था, अनुच्छेद 154। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में, कि भारत के संविधान के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता मानदंड नहीं है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टेट गवर्नर। सो पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है। उसकी आयु 35 वर्ष हो जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए होना चाहिए, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर जो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, बाकी किसी लाभ के पद पर नहीं हो, ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। बेसिकली अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, तो हमने देखा था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 164, 164 में ये दिया है प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार अधिकतम कितने राज्यों में एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो हमने वहां पे पढ़ा था दो और अधिक, दो या दो से अधिक राज्य। अब अधिक कितने ये कोई मेंशन नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, देयर इज नो लिमिट, कोई सीमा नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला, राज्यपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु की सीमा 30 वर्ष है, ये गलत है क्योंकि 35 है। द गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, नहीं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। जो हमारा थर्ड है,
राज्यपाल अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपता है, ये गलत है। वो अपना इस्तीफा जो है वो प्रेसिडेंट को देता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? तो ध्यान रखना, अगर हम संविधान की दो विशेषताएं देखेंगे तो एक है फेडरल और एक है यूनिटरी। ठीक है, एक है परिसंघीय या संघीय व्यवस्था और इसको बोलते हैं एकात्मक। परिसंघीय विशेषताओं में आता है लिखित एवं सर्वोच्च संविधान, लिखित एवं सर्वोच्च संविधान, मतलब रिटन एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप होती है, डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। यहाँ पे सिंगल होती है, एकल, सिंगल सिटीजनशिप होती है। ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके लिए तीन सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके अलावा यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट होती है, दोहरी सरकार होती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा जो अलग प्रावधान है यहाँ पे यूनिटरी, यूनिटरी में तो पोस्ट आती है गवर्नर की, और इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। तो ये पॉइंट यूनिटरी के हैं। तो हम कह सकते हैं, इसमें पूछा गया राज्यपाल की अपॉइंटमेंट, तो हम कह सकते हैं कैसा है? यूनिटरी, यानी कि एकात्मक प्रणाली की विशेषता है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। सेवेंथ, धन विधेयक राज्य विधानमंडल में पूर्व सहमति, हमने देखा था गवर्नर की पूर्व सहमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राज्यपाल के पास नहीं है? हमने देखा था हमारे पास विधायी थी, ठीक है ना, फाइनेंशियल थी, एग्जीक्यूटिव थी, लेकिन कौन सी नहीं थी? राजनयिक शक्तियां नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिप्लोमेटिक पावर्स, राजनयिक शक्तियां। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक, तो हमने देखा था सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति एक या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 10th क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के गठन पर राज्यपाल को सलाह देने का दायित्व किसका है? हमने बताया था चीफ मिनिस्टर उसको सलाह देता है, उन्हीं को वो अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित करने का अधिकार है? तो हमने देखा था आर्टिकल 200, भी लास्ट में देखा है, तो 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? हम सब जानते हैं राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। कहता है भारत के राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। तो देखिए, वहां मैंने आपको क्लियर बताया था कि उसको भारत का नागरिक तो होना चाहिए लेकिन जन्म से नहीं होना चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। और अब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो जहां जहां ये स्टेटमेंट है वो ऑप्शन ऑटोमेटिक हमारे गलत हो जाएंगे, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4। तो ये ऑप्शन सही है, दूसरा और चौथा, बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट, 14 क्वेश्चन कहता है कि संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता है? बेसिकली इसमें क्वालिफिकेशंस की बात कर रहा है, तो क्वालिफिकेशंस किस में है हमारी? 157 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कूटों का प्रयोग करते सही उत्तर का चयन करना है। ठीक, पहला, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। ठीक है, द गवर्नर शैल टेक ओथ एंड अफर्मेशन एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस। दूसरा, शपथ या प्रतिज्ञान प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है। देखिए, थर्ड शेड्यूल में नहीं है, थर्ड शेड्यूल में ये नहीं मेंशन है, इसके लिए आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ना कि थर्ड शेड्यूल में। तो जहां जहां ऑप्शन 2 है उसको हम अब हटा देंगे यहाँ से, इसमें है, इसमें है और इसमें। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4। तो पहला भी सही है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम, ये भी क्लियर है, और ये कहाँ दिया गया है? 159 में दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 16 क्वेश्चन, ये सुझाव दिया था कि राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। हमने पढ़ा था ये सरकारिया कमीशन, सरकारिया 1983 में जो कमीशन आया था उसमें एक आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्ति है। अब हमने देखा है डिस्क्रिशनरी पावर, तो हमें भी लास्ट में डिस्कस किया था कि उसकी कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर है। तो देखिएगा, पहला,
भारत के राष्ट्रपति शासन की रिपोर्ट भेजना ये है। मंत्रियों की नियुक्ति करना ये नहीं है डिस्क्रिशनरी पावर, क्योंकि वो सीएम की सिफारिश पर ही उन मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दूसरा, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, गलत। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित रखना, ये सही है। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर हमारा 20 करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट 18, इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, हम सब जानते हैं। 213 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 19 क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, तो ये बिल्कुल सही है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ही कैन पार्डन सेंटेंस ऑफ डेथ, नहीं कर सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी, ये स्टेटमेंट भी सही है। किसी राज्य के राज्यपाल की परिविद्या और वेतन भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि 20 का बोथ ए बी सी। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो देखो, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के खिलाफ देता है। दूसरा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी हटाने का प्रोसेस है। भारत के उपराष्ट्रपति को भी अभियोग द्वारा हटाया जाता है, लेकिन राज्यपाल के बारे में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द गवर्नर ऑफ स्टेट। इस प्रकार से ये हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि रिलेटेड थे हमारे गवर्नर वाले टॉपिक से। तो इसमें हमने पहले फैक्ट देखा, सारे एमसीक्यूज को हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों, ये था गवर्नर के टॉपिक का सेकंड लेक्चर, जिसको हमने कवर किया गवर्नर टॉपिक को। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो एसएससी या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और नीचे कमेंट करके बताएं कि अगला लेक्चर किस टॉपिक पर चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल लेक्चर्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।